नमस्कार, मेरे सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आप सभी का एस्ट्रोवर्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जो मेरी पिछले वीडियो थी बेसिक्स चीज़ें, बेसिक हम किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, हाउस को देखा, हाउस में कौन से प्लैनेट्स आते हैं, कौन-सी राशि आती है और हाउसेस के क्या-क्या कारक तत्वास हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिग्निफिकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो से देख ली है। तो इस वीडियो पे हम जानेंगे कि कौन से प्लैनेट कहाँ पर जाकर उच्च के और नीच के हो जाते हैं और उनकी क्या दृष्टि है और थोड़ी बहुत हम जानकारी लेंगे कि ये रेट्रोग्रेशन होती क्या है? ये वक्री ग्रह क्या है? ये वक्री एक्चुअली क्यों देखा जाता है? ये वक्री होते किस तरह से है? इसके बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी आज हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूरे हाउसेस में, पूरे घर में 12 हाउसेस हैं, 12 घर हैं, 12 खाने हैं। तो इसमें कौन से प्लैनेट कहाँ पर जाते हैं और कैसे उच्च के होते हैं, ठीक है? और नीच के कहाँ पे होते हैं? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपका प्लैनेट उच्च का है, तो उसका जो फल है, वो कहीं न कहीं डबल है। अगर आपका प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो कहीं न कहीं उसकी जो एक क्वालिटी है, वो थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, यानी कि मेहनत करवाएगा, ठीक है? और जो उसके जो प्रोसेस है, जो उसका सॉल्यूशन या उसका जो फल देने का जो प्रोसेस है, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी डिले हो जाएगा क्योंकि वक्री ग्रह धीरे चलते हैं। वक्री का मतलब ये है कि आपकी जो एक स्पीड थी, जैसे कि एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अगर उसको कहीं न कहीं ग्रीन सिग्नल के जगह पर उसको कौन-सी सिग्नल मिल जाए, अगर येलो सिग्नल मिल जाए, तो वो अपना रफ्तार कम कर देता है। तकरीबन या तो 50 पे चलेगा या 40 पे चलेगा या 30 की स्पीड से चलेगा। लेकिन उसकी जो एक एक्चुअल स्पीड थी, वो स्पीड नहीं पकड़ पाता है क्योंकि उसको कौन-सा कलर का सिग्नल मिला है, येलो कलर। येलो मतलब सावधान हो जाइए और अपनी स्पीड को कम कर कर चलिए। ठीक उसी तरह से जब कभी भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में आते हैं या वक्री हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि सावधान रहिए, इस हाउस के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मैं देने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। अब वो चाहे कोई भी प्लैनेट हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं, वो कहीं न कहीं आपको उस तरह का अपना परिणाम देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे राहु और केतु, राहु और केतु ये हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। यानी कि जो प्लैनेट जिस तरफ से नॉर्थ से मान लीजिए कि ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है। इसीलिए जब ये उल्टी चाल चल रहा है, तो वक्री हो ही चुका है। इसकी जो पूरी की पूरी जो चाल होती है, ये वक्री कहलाती है। ठीक है? तो आज हम वही जानने के लिए आए हुए हैं इस क्लास में। तो जो भी इस क्लास को देख रहा है, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर ज़रूर जाएँगे। चलते हैं मेरी चार्ट की तरफ। तो ठीक है, तो आज का जो मेरा क्लास है, ये क्लास होने वाला है सेकंड क्लास, यानी कि हमने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास में हम जानेंगे कि कौन से प्लैनेट कहाँ पे जाके उच्च के, नीच के होते हैं। ये सारी जानकारी हम आज इस क्लास से लेने वाले हैं। ठीक है? चलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, क्या बत तो जैसे कि सभी को पता है कि मेरा जो पिछला क्लास था, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 नंबर, ये है 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह से घर को देखा जाता है और हम कौन से क्लॉकवाइज़ देखते हैं? हम एंटी क्लॉकवाइज़ घूमते हुए देखते हैं, ठीक है? हमारा जो डायरेक्शन होगा, इस तरह से होगा, तो यानी कि पहला घर को हम क्या कहते हैं? लगन कहते हैं, ठीक है? यहाँ से हमारा लग्न है। जब कभी भी आप किसी भी कुंडली में देखोगे, अगर लग्न लिखा है तो समझ लीजिएगा कि यही आपका पहला घर है और आप यहीं से घूमते हुए इसी तरह से जाओगे और इसी अंदाज में देखोगे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ये घर है। ठीक है? घर को इसी तरह से हमें देखनी है। कल हमने इस पे डिस्कस करी हुई थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ठीक है? यही था ना? ठीक इसी तरह से था पहला घर फायरी प्लैनेट मूवेबल, है ना? हम लोगों ने यही देखा कि एरीज और मेष के जो स्वामी होते हैं, वो है मार्स होते हैं। दूसरे घर में कौन आते हैं? वृषभ यानी कि टॉरस साइन, वो फिक्स होती है, उसे एर्थी साइन कहते हैं। उसके जो स्वामी होते हैं, वो कौन होते हैं? वीनस। यानी कि आप यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि मेष के जो स्वामी है, वो मंगल है, ऋषभ के जो है वीनस है और मिथुन के जो है वो
मेर्क्यूरी है, कैंसर के यानी कि कर्क के जो है चंद्रमा, लियो के सूर्य, है ना? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख के रख लीजिएगा कि कौन से प्लैनेट कौन से हाउस के मालिक हैं। ठीक? हाउसेस के मालिक हो गए, राशि के मालिक हो गए, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक प्लैनेट दिख यहाँ पे एक राशियाँ दिख रही है ना? तो ये सारी की सारी जो है ना राशियाँ हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एरीज़ का जो राशि होगी, वो होगी 1 नंबर। तो आपके घर में जहाँ पे भी, आपकी कुंडली में जहाँ पे भी ये 1 नंबर लिखा होगा, आप सीधा ये समझ लीजिएगा कि वो एरीज़ यानी कि मेष राशि है। अब मेष राशि के स्वामी कौन थे? मार्स यानी कि मंगल थे। आप ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 1 नंबर एरीज़ को डिनोट करता है और मेष राशि है और उसको उसके स्वामी जो है वो है मंगल। ये हमेशा याद रखिए। तो ये जो हाउस है, ये कौन-सा हाउस हो गया? फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एरीज़ लिखा है। कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे कैंसर लिखा है, यानी कि यहाँ पे कर्क लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे नंबर कौन-सा आ जाएगा? 4 नंबर, क्योंकि 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे कैंसर को कौन सा साइन लिखा हुआ है? 4, यानी कि आपका यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? 4 लिखा रहेगा। तो अगर आपका यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो आप क्या समझ जाओगे सीधा कि ये कर्क है, और कर्क के कौन से स्वामी हैं? मून। कर्क के कौन है? चंद्रमा। ठीक है? आपको समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट। तो ये जो बताने का जो है ना आज तो समझ लीजिए कि किस तरह से है बेसिक चीज़ें। यहाँ पे अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से ग्रह कहाँ पे जाके उच्च के होते हैं। ठीक है? आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कौन से ग्रह कहाँ पे जाके उच्च के होते हैं। तो सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य जो है कहाँ पे उच्च के होंगे? वो उच्च के होंगे मेष यानी कि अ, मेष राशि में। सूर्य कहाँ पे उच्च के होंगे? मेष राशि में। तो यहाँ पे सूर्य क्या है? उच्च के हैं। ठीक है? 1 नंबर जहाँ पे भी लिखा होगा, वो वहाँ पे अगर सूर्य है, तो वो उच्च के हो जाएँगे। अब वो कहीं पे भी लिखा हो सकता है। ये पूरे घर में वो कहीं पे भी घूम सकते हैं। जहाँ पे भी 1 नंबर और सूर्य का मिलन हो गया, जैसे कि 1 नंबर लिखा है और वहाँ पे आपका सन लिखा है, तो क्या हो गए ये? उच्च के हो गए। ठीक है? समझ गए हो। अब नेक्स्ट, चंद्रमा कहाँ पे उच्च के होंगे? तो अब बात करते हैं कि चंद्रमा कहाँ पे उच्च के होंगे? चंद्रमा आपके कहाँ पे? 2 नंबर, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो गए। ठीक? अब बात करते हैं कि मर्क्यूरी कहाँ पे उच्च के होंगे? मर्क्यूरी आपके कहाँ पे उच्च के होंगे? 6 नंबर। 6 नंबर के ऊपर जहाँ पे भी अगर ये 6 नंबर और मर्क्यूरी एक साथ है, तो आपका वहाँ पे वो प्लैनेट उच्च का कहलाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं मंगल कहाँ पे उच्च के होंगे? मंगल आपके 10वें घर पे, यानी कि कर्क राशि में, सॉरी, मंगल 10वें नंबर पे, यानी कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि में जाके उच्च के हो जाएँगे। ठीक है? अब बात करते हैं गुरु। गुरु कहाँ पे उच्च के हो जाएँगे? गुरु होंगे यहाँ पर। कहाँ? 4 नंबर, यानी कि कैंसर साइन, कर्क साइन में जाकर वो उच्च के हो जाते हैं। अब बात करते हैं वीनस। वीनस कहाँ पे उच्च के होंगे? वीनस होंगे 12वें घर पर, 12 नंबर जहाँ लिखा होगा, यानी कि मीन राशि में जाके उच्च के होंगे। ठीक है? अब बात करते हैं कि शनि कहाँ पे उच्च के होंगे? शनि आपके 7वें घर पे उच्च के होंगे, यानी कि जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। ठीक है? अब राहु कहाँ पे उच्च के होंगे? देखिए, ये तो चीज़ें थोड़ी-सी ये डिबेटेबल है राहु और केतु के ऊपर, आपको ये समझनी है। तो यहाँ पे आपका जो है केतु उच्च का हो गया, यहाँ पे जो है राहु उच्च का हो गया। ठीक है? 2 नंबर पे ये दोनों उच्च के माने गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि कौन से प्लैनेट कौन से जगह पर जाकर, यानी कि कौन से राशि में जाकर उच्च के होते हैं, पता चल गई। अब नीच के कहाँ होंगे? अब ये हमें समझना है कि नीच के कहाँ होंगे, क्योंकि नीचताएँ तो अभी देखनी है कि नीच अगर नहीं समझ में आएगा तो कैसे पकड़ पाओगे कि ये नीच के हुए हैं कि उच्च के हुए हैं। तो अब जहाँ पे भी सूर्य होगा ना, ठीक उसके ऑपोज़िट, यानी कि 7वें घर में जाके ये नीच के हो गए। यहाँ पे सन नीच का हो गया। अब शनि जो है ठीक उसके ऑपोजिट जाकर, यानी कि यहाँ पे सैटर्न जो है ना वो नीच का हो गया। उसके 7वाँ घर जो होगा ना उसका नीच का घर है। ठीक है? यानी कि वहाँ पे जाके वो नीच के हो जाएँगे। सूर्य 7 नंबर पे लिखे हैं तो आपके नीच के हैं, शनि 1 नंबर पे लिखे हैं तो नीच के हैं, मंगल ठीक इसके ऑपोजिट आके यहाँ पे नीच के हो गए और जुपिटर ठीक यहाँ पे आकर यहाँ पर नीच के हो गए।
ठीक है, समझ गए हो ना? ठीक 7वां घर। ठीक उसी तरह से चंद्रमा जब आएगा 8वें घर पे, यहाँ 8वें घर पे अगर चंद्रमा है तो ये नीच का है। केतु यहाँ पे जाके नीच का हो गया। दूसरे घर में केतु नीच का है, राहु ठीक उसी तरह से राहु यहाँ पे नीच का हो गया। ठीक है? और नेक्स्ट मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी अब क्या होगा? मेर्क्यूरी यहाँ जाके नीच का हो गया। अब यही वीनस यहाँ पे आके नीच का हो गया। ठीक है? आपको अब समझ में आ गई होगी कि पूरी की पूरी जो ये देखा गया है, कहीं न कहीं कोई न कोई प्लैनेट जाके नीच का और उच्च का होता है। ठीक है? तो ये कहाँ पे हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता हो गया कि कौन से राशि में जाकर कौन से प्लैनेट नीच के हो गए। अब थोड़ी-सी डिस्कशन चलते हैं कि इसमें ना कौन से दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, कौन एनिमी है, क्या है, वो हम आज बात करते हैं। तो एनिमी और दुश्मन देखिए जब ये लिखा गया था उस समय देवता और दानव के बीच में बहुत सारी जो है ना कह सकते हो कि स्टोरीज़ हैं और हमारे ग्रंथ भी उसी तरह से लिखे हुए हैं। तो देव और दानव, तो देव और दानव हम समझेंगे। फ्रेंडली एनिमीज़ वो थोड़ा हम अलग रखते हैं, ठीक है? देव और दानव हम समझते हैं कि एक्चुअली देव क्या है, दानव क्या है। तो देव के जो प्लैनेट्स हैं, देव के प्लैनेट्स कौन-कौन से हो जाएँगे आपके? चंद्रमा, मंगल, जुपिटर, नेक्स्ट सूर्य, यानी कि सन। सन, ठीक है? तो ये जो है ना, ये देवता गण हैं। इन्हें देव की उपाधि दी गई है और दानव में कौन है? वीनस, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये जो है, ये दानव के रूप में है, यानी कि इनका जो स्वभाव है, ये दानव का स्वभाव है, ठीक है? ये दानव के जैसे अपनी बिहेवियर दिखाते हैं और ये देवता के। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें एक प्लैनेट मिसिंग है। कौन-सा मिसिंग है? वो है मेर्क्यूरी। ये मेर्क्यूरी को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इसका जो स्वभाव है, ना ये दानव के रूप में देखा जाता है, ना देव के रूप में देखा जाता है। तो इसको जो इसके जो दोस्त हैं ना, इसके सारे दोस्त हैं। अब फ्रेंडली और एनिमीज़ में आते हैं। इसके जो दोस्त हैं, ये सारे प्लैनेट्स दोस्त हैं। बस ये है कि चंद्रमा और मार्स में ही थोड़ी-सी इनके अनबन है, अदरवाइज़ ये सबके साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन जुपिटर के जो भी ये चंद्रमा, मंगल, जुपिटर, सन ये जो यहाँ पे देव की कैटेगरी में है, ये जो है, ये इनसे नहीं जमता है। इनको जो जितने भी ये दानव है ना, ये दानव के साथ इनका नहीं बनता है। इनका कटिंग है, इन दोनों से दुश्मनी है। ना इनका इनसे जमेगा, ना इनका इनसे जमता है। ये दुश्मनी है। लेकिन मेर्क्यूरी ही एक ऐसा प्लैनेट है, जो दोनों के बीच में है और दोनों के बीच को क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है। ठीक है? तो जहाँ पे भी मेर्क्यूरी होगी, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि ये फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर दूसरे कोई चंद्रमा के साथ अगर शनि आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम देंगे। जुपिटर के साथ अगर राहु आ जाता है, तो भी प्रॉब्लम देगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम देने के लिए ही बने रहते हैं। कुछ हद तक ये सही भी होते हैं, कुछ हद तक खराब होते हैं। अभी हाउस के ऊपर डिपेंड्स करता है कि क्या है और इन दोनों की डिग्रीज़ किस तरह से, जैसे मैंने कल की डिग्री बताई हुई है, कौन से प्लैनेट्स की कितनी डिग्री होती है और किस तरह का उसका इफेक्ट्स होता है। ठीक है? आपने ये समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि कितनी दृष्टि होती है, कौन से प्लैनेट्स की क्या दृष्टि होती है और किस तरह से वो देखते हैं। ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है जुपिटर है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है? सन, मून, मार्स, मेर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। तो सन की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि 7 है, मंगल की दृष्टि जो है ये थोड़ा-सा इसके पास थोड़ा एक्सेस क्वालिटीज़ हैं। इसके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दी गई हैं, इसीलिए 4, 7 और 8 है। मेर्क्यूरी के पास भी 7 ही है। इस इनके पास भी जुपिटर के पास भी क्वालिटी है, क्या है 7 और 9 की, 5 और 9 की और वीनस के पास भी 7 ही है
और शनि के पास भी एक्सेस क्वालिटी है 3, 7 और 10 की। तो आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे होंगे तो 3 प्लैनेट को ऐसे दृष्टि दी गई है जो कहा गया है कि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, यानी कि ये देखिए 1, 2 और ये 3। ये जो 3 प्लैनेट हैं, इनको 3-3 दृष्टियाँ दी गई है, यानी कि 2 दृष्टि 1, बाकी सबको 7 दृष्टि है। देखिए इसको भी 7 है, 7 है, 7, 7वीं दृष्टि से सभी देखेंगे। बाकी मंगल, जुपिटर और सैटर्न को ये थोड़ा-सा इनको 2 एक्स्ट्रा दी गई है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पे आपका जुपिटर है, तो जुपिटर की कितनी दृष्टि कही गई है? जुपिटर के 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि जो है यहाँ पे जाएगी, 7वीं दृष्टि जो है यहाँ पे आएगी और 9वीं दृष्टि जो है यहाँ पे जाएगी। ठीक है? तो ये आपको हमेशा समझना होगा कि जो प्लैनेट जहाँ पे भी बैठेगा, वहाँ से अपनी 3 दृष्टियाँ आगे लेकर जाता है। अगर जुपिटर, मार्स और सैटर्न है तो। अगर बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, मान लेते हैं यहाँ पे सन लिखा हुआ है, तो सन की एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं और वो यहाँ पे 8वें घर पर ही अपना दृष्टि देगा। ठीक है? तो ये दृष्टि की बात हो गई। तो किस तरह से और दृष्टियाँ इस तरह से है। तो ये रही दृष्टि की बात। दृष्टि आपको पता चल गई है कि उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, है ना? देखने का तरीका क्या है, किस तरह से वो देखा करते हैं। तो थोड़ा-सा मैं प्रेडिक्शंस की तरफ चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आप सोच लीजिए चंद्रमा 2 नंबर, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो उच्च के हैं। क्या है? चंद्रमा जो है उच्च के हैं। तो चंद्रमा उच्च की दृष्टि कहाँ डालेंगे? 7वें घर पे, क्योंकि इनके पास कितनी दृष्टि है? 7 नंबर, सिर्फ़ एक ही 7वें घर पे देंगे। अब 7वाँ घर गिना कैसे जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 7वाँ नंबर। तो 7वें घर पे उनकी कौन-सी दृष्टि गई यहाँ पे? यहाँ पे अगर 2 नंबर है, तो यहाँ पे कौन-सा नंबर होगा? 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या है? चंद्रमा का नीच राशि है, यानी कि वो नीच राशि पे अपनी चंद्रमा की दृष्टि देंगे। तो जिस किसी का भी चंद्रमा लगन में है, उसको देख लीजिए, उसकी दृष्टि 7वें पे जा रही है, तो वो कहीं न कहीं इमोशनल ज़्यादा होगा। किसके प्रति? ये 7वाँ घर किसका है? वाइफ़ का है, ठीक है? वाइफ़ के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा और इनकी वाइफ़ जो है, इनकी इमोशनल को नहीं समझेंगी, ना समझने वाले होंगे कि इनके जो हस्बैंड हो या वाइफ़ होंगे, वो इनकी भावनाएँ नहीं समझ पाएँगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और जिस किसी का भी चंद्रमा होता है लगन में उच्च के हो, तो उसकी इमोशंस बहुत ज़्यादा वो अपने आप को दबा के रखता है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आया। 2 नंबर क्या है? मैंने आपको कहा था ऋषभ है। ऋषभ क्या होता है? ये एर्थी साइन है ना? एर्थी साइन क्या है? एर्थी साइन जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये एक्सप्रेस ना करने की वजह से चंद्रमा यहाँ पे उच्च का तो है, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक स्थिति इनकी थोड़ी-सी खराब रहती है। ठीक है? अब डिपेंड करता है कि वीनस कहाँ पे है, क्योंकि हमें देखिए एस्ट्रोलॉजी एक चेन है, ठीक है? इसको जोड़ना पड़ता है। जोड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कौन से किस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी आज की प्रेडिक्शन। तो अब चलते हैं कि थोड़ा-सा मैं बात कर देता हूँ रेट्रोग्रेशन क्या है, ठीक है? रेट्रोग्रेशन आपको समझ में आएगी, रेट्रोग्रेशन है क्या? तो रेट्रोग्रेशन यहाँ पे समझने के लिए मैंने एक आपको दिख रहा होगा कि अ, थोड़ा-सा मैंने समझाने की कोशिश करी कि ये जो है ना, ये एक यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड है, ठीक है? ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं अर्थ मान लेता हूँ, यहाँ से क्योंकि यहाँ पे मेरी पृथ्वी है, ठीक है? मेरी नहीं, सबकी। तो यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो इस तरह से समझ लेते हैं घूम रही है, ठीक है? अब वहीं थोड़ी दूर पर, यही सीधा इसी के ही सीधे-सीधे पे यहाँ पर जो है मेर्क्यूरी, तो यहाँ पे मेर्क्यूरी है और मेर्क्यूरी भी कहीं न कहीं उसी की ही एक अपनी ही एक रेडियस में, यानी कि अपनी ही धुरी पे वो घूम रही है। ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूड आपको पता होगा। तो उसके अंदर ये घूम रही है, अर्थ भी उसी तरह से घूम रहा है। तो जब ये मेर्क्यूरी इस पोज़ीशंस पे आता है, तो ऐसा लगता है कि मेर्क्यूरी अपनी स्पीड से घूम रहा है, ये अपनी स्पीड से घूम रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये घूमते-घूमते, घूमते-घूमते ये जो है ना, ये इस पोज़ीशंस पे आता है। मान लें ये पोज़ीशन पे जैसे ही मेर्क्यूरी आया, उसका जो है एक पृथ्वी के नज़दीक बढ़ गई। जैसे ही वो पृथ्वी के नज़दीकी बढ़ी, इसको ऐसा लगा, क्योंकि देखो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रहा है,
मेर्क्यूरी अपनी जगह पे घूम रहा है। तो ये क्या हुआ, ऐसा लगा कि ये नज़दीक आ गया तो ये हमें ऐसा लगेगा कि ये उल्टी चाल चल रहा है। जैसे एक ट्रेन चल रही है स्पीड से, फुल स्पीड से ऐसे जा रही है। लेकिन जब आप इसके अंदर से देखोगे बैठे हुए, तो ऐसा लगेगा सारी चीज़ें पीछे की तरफ जा रही है ना? सारी चीज़ें पीछे की तरफ जाएगी। तो ये स उसी तरह से, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी से जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं, ऐसा लगेगा कि ये जो है पीछे की तरफ जा रहा है। इसके वजह से ऐसा लगता है कि मेर्क्यूरी पीछे छूट रहा है। तो हम क्या करते हैं कि रेट्रोग्रेशन का पीरियड चलेगा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। जो साइटिंग पॉइंट है, जो देखने का एक एक पॉइंट है, एक डायरेक्शन है, जो एक रेडियस बन रहा है हमारे दिमाग में, देखने का जो रेडियस बन रहा है, क्योंकि हमारी आई भी देखिए एक रेडियस तक ही देख पाती है ना? उसके लिए फिर आगे और देखना है तो मुंडी घुमानी पड़ती है ना? तो उसी तरह से जब ब्रह्मांड में ये रेडियस से ये रेडियस के बीच में जब मेर्क्यूरी ट्रैवल करता है हमेशा, चाहे मेर्क्यूरी हो, चाहे शनि हो, कोई भी हो, हर एक प्लैनेट जभी भी इस रेडियस के अंदर आएँगे, क्योंकि अभी एक ये तो मेर्क्यूरी का मैंने कहा, मान लेता हूँ कि और आगे यहाँ पे भी ऐसे लाइन होगा तो यहाँ पे वीनस होंगे, है ना? तो जब भी वीनस भी इस रेडियस के अंदर आएगा, इस रेडियस के एक साइटिंग पॉइंट पे आएगा, तो इसी को ही कहते हैं रेट्रोग्रेशन। इसको क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड, यानी कि वक्री। तो ये कहते हैं रेट्रोग्रेशन, ठीक है? यानी कि वक्री ग्रह, वक्री हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? समझ गए हो ना किस तरह से ये पॉइंट देखी जाती है? ये जो साइटिंग पॉइंट है, ये साइटिंग पॉइंट को ही हम वक्री कहते हैं। यानी कि इस पोज़ीशंस में जब तक वो प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है, जितनी दिन भी ट्रैवल करेगा, वो होगा वक्री ग्रह। तो वक्री इस तरह से देखी जाती है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, कि अगले क्लास में हमारी जो होगी, वो थोड़ा-सा और हम डिटेल में जाएँगे। और प्लैनेट्स किस तरह से देखी जाती है, और सिग्निफिकेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस हाउस में है तो उसकी क्या सिग्निफिकेशंस है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं, और प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशंस, हाउसेस के सिग्निफिकेशंस मैंने कही हुई है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, ओम नमः शिवाय।